नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे जीटीयू थियरी एक्सटर्नल एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी थियरी एग्ज़ाम चल रही है और जीटीयू के स्टूडेंट्स, खास करके हम बात करें फार्मेसी के, तो जो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ही दिक्कत आ रही है, या उनके लिए फ़र्स्ट टाइम है, तो क्या करें क्या नहीं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। चलो प्रिपरेशन हो गई, तो अभी कल या परसों से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो एक डर है, एक एंजाइटी है कि एग्ज़ाम में क्या होगा, कैसे होगा। बस यही लेके आज मैं आया हूँ आपके साथ, ये दिखाने के लिए कि एग्ज़ाम में डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा वीडियो एक बार अच्छे से सुन लीजिए, आपको क्या करना है, कैसे करना है, पेपर को कैसे अटेंड करना है। जितने भी आपने अभी तक एफ़र्ट्स किए, हार्ड वर्क किया है, जो भी मेहनत की है, पढ़ाई की है, उनका अच्छे से अच्छा आपको रिज़ल्ट मिले, इसीलिए मैं आपको ये हेल्प करने आया हूँ। तो सबसे पहले, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आपको अपने साथ अपने लिखाई की सारी चीज़ें, जो आप रिटर्न, जो आपको राइटिंग के लिए चाहिए, एक अच्छे से बॉल पेन 2-3 रखना है आपको। आप चाहे तो ब्लू पेन, ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको ड्राइंग अगर है, ज़्यादातर केस में हमें ड्राइंग करना होता है, तो अच्छी सी पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, स्केल वगैरह चाहिए। आपका हॉल टिकट आपके पास चाहिए। आपका आईडी कार्ड आपको रखना है। और इसके अलावा आपको क्या साथ में नहीं रखना है, तो ना आपको अपना मोबाइल साथ में रखना है, ना वॉलेट साथ में रखना है, ना ही कोई स्मार्ट वॉच या स्मार्ट डिवाइस। आपको शूज़ और सॉक्स क्लासरूम के बाहर ही निकालने हैं। तो अंदर सिर्फ आपको अपना ज्ञान, अपनी जो आज तक की हुई पढ़ाई, अपनी जो याद रखा है, और उसको लिखने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, उतना ही लेके जाना है। चलो, रूम में अच्छे से पहुंच गए आप। अपनी जो रोल नंबर, अपना एनरोलमेंट नंबर, उसके हिसाब से आपने अपनी सीट नंबर ले लिया। आराम से बैठिए अपने नंबर पे, भगवान को याद कीजिए। 2 मिनट सोचिए आपने अभी तक क्या पढ़ा है। तब तक क्लासरूम में जो भी ऑब्जर्वर होंगे, जो भी सुपरवाइज़र होंगे, वो आपको आपका आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे ही आंसर शीट आपके हाथ में आता है, आपको उसमें कुछ डिटेल फिल करनी होती है, जो अभी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो डिटेल क्या रहेगी। तो डिटेल में आपको चेक करना है। सबसे पहले तो गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लिखा होगा और आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा होगा। तो वहाँ पे आपको बिना कोई चेक चाक या रो राइटिंग किए आराम से अपना एनरोलमेंट नंबर कंप्लीट वहाँ पे लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट सिग्नेचर, तो आपको सिग्नेचर करना है अपना। उसके बाद सुपरवाइज़र सिग्नेचर है, जो आपके रूम में जो भी टीचर रहेंगे वो कर लेंगे। सुपरवाइजर्स नेम, वो भी वो लिख देंगे। उसके बाद सीट नंबर आता है। अभी जीटीयू में 2 साल पहले तक एनरोलमेंट नंबर एक कंटिन्यूस रहता था, 4 साल का एक, और सीट नंबर हर साल एग्ज़ाम के टाइम पे जनरेट होता था, जो कि आपके हॉल टिकट में लिखा होता था। अभी 2 साल से वो सीट नंबर वाला सिस्टम बंद हो गया है। यानी आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वही आपका सीट नंबर है, यानी कोई और अलग नंबर आपको नहीं अलॉट किया जाता। तो आपके पास ये सीट नंबर में भी आप लगे तो एनरोलमेंट लिख सकते हैं एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर टीचर। अदरवाइज कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर से ही आपको पेपर चेक होने वाले हैं। उसके बाद नीचे सब्जेक्ट लिखा है, वहाँ सब्जेक्ट का नाम अच्छे से कंप्लीट पूरा फुल नाम लिखिए। सब्जेक्ट का जो कोड है अच्छे से रीडेबल लिखिए, और डेट ऑफ एग्ज़ाम लिखना ना भूलें। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके साथ नीचे राइट कॉर्नर में आपको टिक एनिमल लिखा हुआ है, वहाँ पर किसी एक कॉलम में टिक करना है जिसकी आप एग्ज़ाम दे रहे हो। जैसे बी फार्म है तो वहाँ पे लिखा होगा BPH, एम फार्मा है तो MPH, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट अगर बी में है तो बी लिख सकते हैं, MBA। तो सबको अपना वो कॉलम टिक करना है, तो हमारे लिए वो बी फार्म रहेगा।
हाँ, अगर एम-फार्म के बच्चे हैं तो एम-फार्म रहेगा। उसके ऊपर बारकोड फॉर एग्जामिनर है, वो आपको कुछ नहीं करना है। उसके ऊपर का जो टेबल है वो आपके काम का है। वहाँ पे एक टेबल दिया है जिसमें आपको मेन आंसर शीट एक प्लस सप्लीमेंट्री आप कितनी लेते हैं ये आपको अच्छे से लिखना है। एट द एंड एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, जब आप सबमिट करते हो उससे पहले नंबर ऑफ़ सप्लीमेंट्स लिख देना है। यानी एक आपकी जो मेन आंसर शीट है और बाकी की अगर 5 सप्लीमेंट्स आप लेते हो तो 1 + 5 टोटल 6, ये हमेशा लिख के रखना है, कभी भूलना नहीं है। अब जो आपका बीच में से एक डॉटेड लाइन वाला एक बॉक्स रखा हुआ है, जो आधा ब्लू बॉक्स के अंदर है, आधा इस साइड है, जहाँ पे लिखा है अफिक्स द बारकोड स्टिकर हियर आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट ऑन पेज 2। तो ये टीचर आपको लगा के देंगे या फिर टीचर आपको स्टिकर ट्रांसफ़र करेंगे, जो आपको अच्छे से यहाँ पे पूरा इस बॉक्स के बाहर नहीं जाए वैसे चिपका देना है। बराबर है? ये स्टिकर लग गया, सारी डिटेल भर ली गई। जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने आएगा तो आखिरी के 15-20 मिनट में आपको एक ब्राउन स्टिकर दिया जाएगा, और वो ब्राउन स्टिकर आपको ये पूरे बॉक्स जहाँ पे ब्लैक एरो दी है ऊपर से, तो वहाँ से नीचे तक उसी साइज़ का होगा ब्राउन स्टिकर जिसमें जीटीयू लिखा होगा। वो स्टिकर यहाँ पे चिपकाना है, स्टिक करना है, ताकि आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन बंद हो जाएगी, सील हो जाएगी, कोई देख नहीं पाएगा। तो जब आपका पेपर इवैल्यूएट होता है तो किसी को पता नहीं चलता है कि किसका पेपर है। हाँ, नीचे वो लिखेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड एंड डेट दिखेगा। फिर आपने बीपीएच सिलेक्ट किया होगा तो बीपीएच की आंसर शीट दिखेगा, और टोटल आपने कितनी लिखी है 1+5 तो वो दिखेगा। बाकी आपका जो पर्सनल डिटेल है वो नहीं दिखेगा। यानी ये पेपर किस कॉलेज का है, किस सेमेस्टर का है, मतलब किस स्टूडेंट का है, वो नहीं पता चलेगा। तो ये पूरी एक कॉन्फिडेंशियल सिस्टम है, तो आपको ध्यान रखना है, आराम से लिखना है। पहले ये सब कंप्लीट कर देना है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, इसीलिए आप 10 बजे से क्लास में एंटर होते हो और पेपर स्टार्ट होता है आपका 10:30। तब तक आपको बाकी सब फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करनी होती है, जिसमें ये भी एक लिखना होता है। अब समझो कि ये बात ख़त्म हो गई, आपने पेपर आपका हो गया। आगे हम क्या सीखेंगे? तो पेपर ऐसा ही कुछ होता है आपके पास। समझो आपका पेपर है, जीटीयू का पेपर स्टाइल के हिसाब से ये पेपर निकला हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये पूरा पेपर है, आपको पहले वेरीफाई कर लीजिए आपका पेपर है, पेपर कोड है, आज की डेट है, मार्क्स सब ठीक है। अब आपको 1 to 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन में 3 और सब क्वेश्चन होते हैं। यानी एक क्वेश्चन आपका 6 + 5 + 5 यानी 16 मार्क्स का होता है। तो ऐसे आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 5 क्वेश्चन से आपको 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यानी 16 5 जा 80 मार्क्स टोटल अटेंड करने हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके ऑप्शन में जाएंगे 7 में से, और कोई भी 5 आपको लिखने हैं। अब कौन से 5 आप लिखते हो इसके ऊपर आपका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। आप जल्दबाजी में कोई भी पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट नहीं करना है। पहले सारे क्वेश्चन भले 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, एक बार देख लो कि किस क्वेश्चन में कौन सा पूछा हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, इसका जो पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये पढ़ते ही आप स्टार्ट कर लोगे, चलो मैं ये लिख लेता हूँ। लेकिन आपको ये देखना है कि दूसरा और तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर जो है वो भी आता है कि नहीं। जैसे दूसरा है डिस्कस स्कोप एंड पोटेंशियल ऑफ फार्मेसी एज अ करियर। अगर इसका आंसर आपके पास रेडी है तो ठीक है। उसके बाद है राइट इन डिटेल्स अबाउट हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो तीनों क्वेश्चन एक एक ही चैप्टर से है, तो आपको अगर आता है ये चैप्टर या ये जो क्वेश्चन है तो आप इसको सिलेक्ट करिए। वरना तीनों क्वेश्चन बिना पढ़े किसी एक क्वेश्चन को देख के भाई इजी है, आसान है, मैं सिलेक्ट कर लूँगा, तो नहीं, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन से आपके मार्क्स जा सकते हैं। और दूसरी चीज़, सबसे पहला क्वेश्चन आप जो लिखते हो वो सबसे अच्छा होना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आपको ऐसा नहीं कि मुझे जो पहला है वही पहला लिखना है। आपको अगर 7th क्वेश्चन अच्छा आता है सबसे बढ़िया, तो पहला वो लिखिए। नंबर या सीक्वेंस का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपने पहला क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया तो उसके ए बी और सी को आपको एक साथ ही लिखना है। ऐसा नहीं कि उसका ए और बी अभी लिखा और सी में बाद में लिखूंगा, नहीं, वो गलत है। उससे आपके मार्क्स कट सकते हैं, या हो सकता है एग्जामिनर चेक करने का रह जाए।
तो आपके मार्क्स जा सकते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 2 सिलेक्ट किया है तो उसका ए, बी और सी तीनों एक साथ लिखना है। ठीक है, तो पहले पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। जिस भी क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन अच्छे से आते हो उसी को सिलेक्ट कर लीजिए, और जो सबसे अच्छा आता हो वो सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए। कभी कभी सिलेक्शन में ये ध्यान रखिए कि जैसे क्वेश्चन नंबर बी 2 है, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ ये, उसमें एक न्यूमेरिकल है, तो याद रखिए न्यूमेरिकल एक ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और ऑब्जेक्टिव आप जब भी सिलेक्ट करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। मतलब ये अगर थोड़ा न्यूमेरिकल से कुछ दिया है उसमें, ये आपको अगर आता है तो बहुत ही इजीली आप इसमें से 5 मार्क्स गेन कर सकते हो। जबकि बाकी थियोरिटिकल क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं 1 मार्क्स, आधा मार्क्स कटता है, कभी 2 कटता है, तो आप पूरे मार्क्स नहीं ले पाते हो। तो बेटर है ऐसे कोई क्वेश्चन सिलेक्ट करो जिससे पूरे मार्क्स भी आ जाए और ये जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं, तो आपको टाइम भी मिल जाता है और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। लेकिन ये तभी करना जब आप कॉन्फिडेंट हो, जब आपको लगे कि मुझे ये अच्छा आता है, क्योंकि उनके लिए ये एक प्लस पॉइंट है। फिर जैसे एक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट सिरप आईपीएन सिरप यूएसपी और लोशन एंड लिनीमेंट। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल क्वेश्चन 6 मार्क का है, उसके अंदर 2 पार्ट है, यानी ये 3 मार्क्स का हो गया, ये 3 मार्क्स का हो गया, और इसके हिसाब से आपको 6 मार्क्स के लिए लिखना है। तो जब इसको 3 मार्क्स में लिखेंगे तो एक सिंपल लॉजिक आपको सीखना है कि वे 3 मार्क्स का है और एक पॉइंट आप लिखते हो तो आधे मार्क्स में जाता है, तो आपको 3 मार्क्स लाने हैं तो 6 पॉइंट लिखने हैं, या फिर कम से कम 5 से ज़्यादा पॉइंट इसमें डिफ्रेंशिएट करना है। लोशन और लिनीमेट 5, मिनिमम 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो उससे क्या होगा, आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। और आपको इसमें लिखना कैसे, पूरे पेज में बीच में से एक लाइन ड्रॉ करके 2 इक्वल आप में डिवाइड करके, एक तरफ सिरप आईपी, एक तरफ सिरप यूएसपी, और फिर उनके एक एक पॉइंट लिखो कि दोनों में कंटेंट क्या होता है, कि इसमें सुक्रोज का कंटेंट कितना होता है, यूएसपी में कितना होता है, फिर दोनों की प्रिपरेशन मेथड क्या होती है, दोनों में फ़र्क, हाइड्रोलिसिस का कुछ फ़र्क है क्या, रिड्यूसिंग शुगर होती है या नहीं होती है, कहाँ पे कौन सा यूज़ होता है, किस में फ्लेवर ऐड कर सकते हो, किस में आपको स्टेबलाइजर चाहिए, किस में नहीं चाहिए, ऐसे जो भी पॉइंट्स आपको याद है वो लिख दीजिए। सिमिलरली लोशन एंड लिनीमेंट क्या है, उनका डेफिनेशन क्या है, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उनमें कंटेंट क्या है, उसमें एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ऐसे करके 5 एक पॉइंट आप लिख दीजिए। मिनिमम 6 लिखते हैं तो अच्छा है। फिर कमेंट आपको दी गई है, कमेंट अगर आपको आती है तो आप एक क्वेश्चन अटेंड कर दीजिए। एक और यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल है, अगर ये न्यूमेरिकल के साथ साथ एक दो और भी आपको ये 2 पॉइंट, ये दो भी आपको आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से आपको टाइम बच जाता है और आप अच्छे से लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरी सलाह है, जो आता है वही लिखिए। न्यूमेरिकल्स बोला है तो वही सिलेक्ट करना, ऐसा नहीं है। जो सबसे बढ़िया आता है वही लिखना है, लेकिन न्यूमेरिकल में पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं और टाइम बचने के भी चांसेस होते हैं, जो आप किसी और में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, नया क्वेश्चन नए पेज से ही शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, उसका ABC हो गया, उसके बाद अगर जगह बचती है हाफ पेज या कोई भी जगह, आपको वहाँ से दूसरा क्वेश्चन लिखना नहीं है। कंप्लीटली नेक्स्ट पेज पे चले जाइए, वहाँ पे लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 और फिर उसका आंसर ए, और फिर उसके बारे में लिखना चालू कर दीजिए। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज, आप ABC को कंटिन्यू में लिख सकते हैं, लेकिन वो भी 2-3 लाइन छोड़ के पूरा एक लाइन अच्छा बीच में से, मतलब आपकी ब्लैक या ब्लू पेन से पूरा लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे ख़त्म हो गया ऐसा दिखाने के लिए, और बड़ा सा 2 लाइन वाला बी ऐसा लिख के क्वेश्चन 2B, मतलब इजीली विजिबल हो वैसे आपको लिखना है और वैसे समझाना है। तो ये था आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करना है पहले, तो फिर कैसे उसको लिखना है। हर एक क्वेश्चन में आप ब्लैक पेन यूज़ करके उसको हाईलाइट कर सकते हो, कुछ आपने लिखा है जैसे कि यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखते हो, कमेंट लिखते हो, या फिर ये डिस्कस द लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर एलिक्सिर, लिंक्टस एंड आई ड्रॉप लिखते हो, तो तीनों का अलग अलग थोड़ा बॉक्स बना के लेबलिंग टाइप लिखना है। लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स पूछी गई है आपको, तो कैसे उनको लेबल करना है वो लिखना है। तो यहाँ पे आप ब्लैक ब्लू पेन यूज़ करके अच्छे से उसको मतलब फॉर्मेट कर सकते हो ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। पेपर लिखने के बाद भी एट द एंड पूरा आप एक बार रीड कर लीजिए, कहीं कुछ रह गया, गलत हो गया, तो आपके 3 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे में ख़त्म करके एक बार थोड़ा रिवाइज कर ले, ताकि कुछ बचा हो, कुछ नहीं आता हो तो आप लिख सकते हो।
तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। मैंने आंसर शीट भी समझा दिया कैसे करना है, और इसके पहले मैंने आपको प्रिपरेशन कैसे करना है उसका भी एक वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप देख लीजिए। फिर भी मैं बताता हूँ, जहाँ पर हो सके आपके सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ डायग्राम इंक्लूड करने का ट्राई कीजिए। अगर कोई मेथड है तो मेथड में कोई डायग्राम होगा, कोई इक्विपमेंट है तो वहाँ पर भी कोई डायग्राम होगा, कोई कोई भी और क्वेश्चन है, मानो कि यहाँ पे क्लासिफाइड सॉलिड लिक्विड है सेमी सॉलिड, तो यहाँ पे क्या क्लासिफिकेशन का फिगर आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा। तो वो भी एक टाइप का एक चार्ट है, डायग्राम, ऐसा कुछ ना कुछ आपको होना चाहिए। जैसे कि डिफाइंड पोसोलॉजी, डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग डोजेस, तो यहाँ पे चलो डायग्राम नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे अच्छे से पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर अलग अलग उसके 12-15 फैक्टर्स हैं, उनको वन बाय वन समझाइए, हर एक के लिए दो तीन लाइन में कुछ ना कुछ उनके बारे में समझाइए। और हाँ, आपको सफिशिएंट लेंथ भी करना है, मतलब 1-2 पेज में आंसर खत्म हो गया ऐसा मत करना, 3 या 4, मतलब जिस तरह से वो क्वेश्चन की लेंथ है। बहुत बार छोटा क्वेश्चन है, जैसे न्यूमेरिकल कर रहे हो तो 1-2 पेज में भी खत्म हो सकता है, या फिर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जेक्टिव फिक्स लाइन ही लिखने का, कंपेरेटिव है, 5 आपने कंपेयर किया, 1 पेज में वो हो रहा है, आपके राइटिंग थोड़े कम है, ऐसी थोड़ी चीज़ों में ठीक है। वरना नॉर्मल एक होता है कि आपको 2 पेज से ज़्यादा, 3 या 4 पेज आप जितना भरोगे, ताकि उसके हिसाब से कंटेंट बनता है, तो लगता है कि आंसर में कंटेंट है। बहुत छोटा आंसर आपको अच्छे मार्क्स नहीं दे सकता। तो आप ट्राई कीजिए, आंसर की लेंथ इंक्रीज़ करिए, थोड़ा लिख के, और थोड़ा उसको फॉर्मेटिंग से, मतलब हर एक पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़िए, नया पॉइंट तो उसका हेडिंग दीजिए, हेडिंग के बाद एक लाइन छोड़िए, फिर आपकी कंटेंट समझाइए, फिर एक लाइन छोड़िए, नेक्स्ट पॉइंट का जो हेडिंग आता है वो लिखिए, फिर एक लाइन छोड़िए। तो इससे क्या होता है, थोड़ा एक्सपेंशन भी हो जाता है, थोड़ा नीट एंड क्लीन भी दिखता है, और थोड़ा लेंथ भी बन जाता है। तो ऐसे आंसर जो एग्जामिनर्स हैं उनको देखने में अच्छे लगते हैं, क्या, क्योंकि सारी चीज़ें साफ दिख रही है, सब हेडिंग्स दिख रहा है, क्या लिखा है, या ड्राइंग बीच में किया, अच्छा ड्राइंग इंक्लूड करेंगे तो भी लेंथ इंक्रीज होती है और अच्छा भी दिखता है, ड्राइंग का एक मार्क्स भी मिलता है। तो ये सब करने से आपके मार्क्स जो पहले आते थे उतने ही एफर्ट्स में मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। जिसके 60% आते थे उसके 70-75% या 80 तक भी आ सकते हैं, अगर आप अच्छे से फॉर्मेटिंग लिखना, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा करो, तो मार्क्स आपके अच्छे हो जाते हैं। और इसके साथ थोड़ा और मेहनत करेंगे, सीख के थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के तरफ ध्यान दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थोड़ा अच्छे से कर लो, डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स ले आ सकते। डरने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम कोई डरने या डराने के लिए नहीं है, आपकी कैपेसिटी और कैलिबर को चेक करने के लिए। हर एक के अंदर कोई ना कोई कैपेसिटी होती है, और जो कैपेसिटी आपको पता चल गई, एक बार एग्जाम के बाद इवोल्यूशन हो गया, मानो कि फर्स्ट सेम है, आपको पता चला कि आपकी कैपेसिटी 60% से कम है, तो क्या है, आपको सुधार करना है आपकी रीडिंग में, आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, और आप क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, दोनों तरीके से इक्वल ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि मैं अगली बार और पढ़ूंगा, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ता था तो अभी 6 घंटे पढ़ाई करूंगा, मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं। कितना भी पढ़ के आओ, उसको अच्छे से अगर नहीं लिखते हो, मार्क्स नहीं मिलते। तो दोनों तरीके, दोनों चीज़ों पे काम करना है। आपको रीड रीड मतलब पढ़ाई क्या कर रहे हो, क्या रीडिंग कर रहे हो, बुक अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और लिख क्या रहे हो, अच्छा और अच्छे से लिखना है। तो यही मेरी आज की सीख है आपको। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर बीइंग ऑन दिस चैनल। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन, तो आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।